प्यारे दोस्तों, जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या उस घर वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं? प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी उसी औरत की जुबानी सुन लेते हैं। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है कि मेरा नाम सरवत है, मेरा ताल्लुक अंदरूनी पाकिस्तानी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, वहां पर गरीब सादा से लोग रिहाइश पजीर थे। तालीम की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां तो मिलने से रही, बस मेहनत मजदूरी करके या वडेरे के खेतों में काम काज करके अपना पेट पाला करते थे। मेरे वालिद ने शहर से तालीम हासिल की और वहां पर ही उनकी नौकरी लग गई। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ गैर खानदान में शादी करने का रिवाज न था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर मेरे बाबा जब भी गांव जाते मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक से गांव आया जाया करती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और इसी तरह से गांव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं बाबा के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा का शुमार गांव के बड़े जमींदारों में होता था। उनकी जरिए अराजी दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़े से हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलियतें मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव में मंसूब कुछ अजीब व गरीब बातें मुझे परेशान करती थी। यहाँ के लोग इतने तालीम याफ्ता न थे, यही वजह है कि बहुत सी मन घड़त कहानियां बनाते और उनको मशहूर कर दिया करते और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स की जुबान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उसमें एक अजीब वाकया रोनुमा हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठ लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। प्यारे दोस्तों, वाकई में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, सरबत कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। हवेली की मुलाजमा रोज कोई ना कोई नई खबर लेकर आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगा लगा कर सुना दिया करती थी। वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और शुऊर की बहुत कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी और खुद एतमाद लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायात और आदाब अच्छे से मालूम थी, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी ताकि जो कुछ मेरी वालिदा ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा न करूं और उनका अजाला कर सकूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरी ददियाल वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। किस्सा मुख्तसर ये कि एक बिल्ली थी जो सफेद रंग की थी। उसकी एक आंख हरी तो दूसरी नीली थी। ये एक इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करती थी और उसकी आंखें देखने वालों को बेइख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर असल इसका ठिकाना एक औरत का घर था जिसका नाम बिल्किस था। ये औरत बहुत गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। वो बच्चे एक मखसूस उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाया करते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे। बल्कि उसके बच्चे पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद होते थे, लेकिन जैसे ही 8-10 साल की उम्र को पहुंचते अचानक उन्हें ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो जाया करते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। बिल्किस की बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वो चुप रही।
बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। बिल आखिर थक हार कर बिल्किस और उसके शोहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जैसे ही उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो मियाँ बीवी पूरी तरह से घबरा गए। अभी इलाज भी करवाया मगर कोई फायदा ना हो सका। उन्हें अब भी हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नजर अपने तीनों छोटे बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी हुई थी और उनको मालूम नहीं था कि जो उनके 2 बड़े बच्चों के साथ हुआ है वो बाकी बच्चों के साथ भी होगा या नहीं। मगर वो तीनों बच्चे भी उन 2 बड़े बच्चों के साथ जैसे ही 8-10 साल के हुए तो वो भी अपने बड़े बहन भाइयों की तरह बिस्तर से लग गए और चलना तो दूर बैठ तक न सकते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक मर्तबा दादी के साथ मैं भी उनकी इयादत के लिए बिल्किस चची के घर गई। मैं उनके सबको देखकर हैरान रह गई कि आखिर ये कौन सी बीमारी थी कि एक ही घर के 5 लोग चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे उन जिंदा लाशों को देखकर बहुत तकलीफ हुई, रंज हुआ। माँ बाप पर बहुत तरस आया जो अपनी औलाद को इस हाल में देख रहे थे। बिल्किस और उसका शोहर बिल्कुल निढाल हो गए थे और फिर भी अपनी जुबान पर नाशुक्री का एक लफ्ज़ भी न लाए और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते। उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं था कि वो कई जमीनों पर काम करते या कोई मजदूरी करते। उनके पड़ोस से उनके घर कोई ना कोई खाना भेज देता था। मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लपेटकर मुलाजिमा के हाथ उनके घर भिजवाते हुए देखा हुआ था। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वो जवान हो चुके थे और बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखते रहते थे। और जब अपनी माजूरी की वजह से मायूसी की बातें करते थे कि वालिदैन पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं, न जिंदों में शुमार होते हैं न मुर्दों में शुमार होते हैं, ये कैसी बेबसी है, इससे अच्छा है हम 5 मर ही जाएं। अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। तब बिल्किस दिल ही दिल में रोती रहती थी मगर अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ, मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर यकीन है तुम 5 के 5 फिर से सेहतयाब हो जाओगे और फिर से इस आंगन में घूमे फिरोगे। तब हफीज अपनी बीवी की तरफ नम आंखों से देखता और अल्लाह ताला से दिल में दुआ करता था कि बिल्किस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने न देना। जिस दिन बिल्किस का यकीन टूटा वो खुद भी टूट जाएगा। एक दिन इस खूबसूरत बिल्ली ने बिल्किस के घर का रुख किया। अब सारा दिन बिल्ली बिल्किस के घर में रहती थी क्योंकि इसके पेट में बच्चे थे। बिल्किस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी, उसे भी खाने में से जितना हिस्सा बन पाता था दे देती थी। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह नहीं थी बल्कि तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। एक रोज बिल्ली ने 3 सफेद रंग के खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया और ऐन उसी दिन मोजिजाती तौर पर बिल्किस का छोटा बेटा उठ बैठा। ये बात बिल्किस और उसके शोहर के लिए बहुत बड़ी थी और जो हर जगह से अब नाउम्मीद होते जा रहे थे। अचानक उनका बेटा उठ बैठा था। तब बिल्किस के शोहर ने अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो उनका बेटा हामिद खुद से चलने फिरने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी सजदे में गिर गए और अपने रब का शुक्र अदा किया कि पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। हामिद का यूं चलना अपने भाइयों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे कि अगर हामिद चल फिर सकता है तो क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाएं। बिल्किस उसके घर के सारे गांव वाले जमा हो गए। सब हैरत और खुशी से हामिद को देखते जाते और आते जाते। सब लोगों की नजर बिल्ली के खूबसूरत बच्चों पर पड़ा करती थी। हर कोई सताइश से देखता। अब हामिद भी अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम करने लगा था मगर उसके वालिदैन उसे काम करने से मना करते थे। अब हफीज चचा भी दादा की जमीनों पर काम करने लगे थे क्योंकि घर में अब बिल्किस के साथ हामिद था। हामिद से जमीनों पर मशक्कत वाला काम नहीं करवाते क्योंकि वो बहुत अरसे बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार ना पड़ जाए। 6 माह गुजर गए। सफेद बिल्ली फिर से उम्मीद से थी और फिर रात के एक पहर उसने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। बिल्किस इस बहुत नरम दिल औरत थी। वो बिल्ली का बहुत ख्याल करती थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइश से खत्म हो जाए। वो
बिल्ली के मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा दे रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। तभी उसके छोटे बच्चे खांसने लगे और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्किस खुशी से चीख उठी और हफीज भी डर के मारे नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। जब बेटी को उसने बैठे देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तब हफीज ने पहली बार बिल्ली और उसके बच्चे देखे तो सोच में पड़ गया और बिल्किस से बोला, बिल्किस एक बात तुमने महसूस की, जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था तब हामिद सेहतयाब हो गया था और आज जब दूसरी बार इसने बच्चों को जन्म दिया तो फाइजा चलने फिरने लगेगी। ये कोई महज एक इत्तेफाक है या इसका कोई कनेक्शन इस बिल्ली के साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही हो, इस बिल्ली के पीछे हमारे लिए खुशी बख्ती का जामिन होकर आते हो। शोहर की बात पर बिल्किस चौंक गई और गौर से बिल्ली की तरफ देखने लगी। उसे ये पहले कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। बिल्किस बहुत खुश हुई और उस बिल्ली का और ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। उसे डर था कि ये बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और न चली जाए। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलती गई कि वो सफेद बिल्ली जब जब बच्चे पैदा करती है तब तब बिल्किस के घर का कोई एक बच्चा ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। जरूर इस बिल्ली में कोई खास बात है। ये बिल्ली नहीं, कोई फरिश्ता हो सकता है जो भेष बदल कर उनकी मदद के लिए आता रहता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हर खास व आम की जुबान पर थी और हवेली वाले भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब हर कोई ये चाहता था कि वो बिल्ली हमारे घर आ जाए और हमारी कोई ना कोई गैबी मदद हो जाए। जब दादी और उनकी बहुएं बिल्किस चची के घर आई तो देखकर हैरान नहीं गई कि वो बिल्ली वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस मर्तबा जब बिल्ली ने बच्चे दिए तो बिल्किस की बेटी का इंतकाल हो गया। उस दिन बिल्किस चची ने अपनी बाकी दो औलादों की तरफ देखा जिनके चेहरे पर खौफ के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। हालांकि जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे थे। बिल्किस उठी और बिल्ली के बच्चों समेत घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यही बिल्किस जो बिल्ली को किसी कीमती मता की तरह संभाल कर रखती थी, आज जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर से उनकी जुबान में अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला को बिल्किस और हफीज का सब्र पसंद आया और उन्होंने रब की नाशुक्री करके अल्लाह ताला को नाराज नहीं किया और अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे ही थे। जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद करना चाहिए, उनकी आजमाइश खत्म करना चाहिए, तब वो लोग गुमराह हो गए और जिससे उम्मीदें रखनी चाहिए थी, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, उसको बुला बैठे। तब अल्लाह की जात भी जलाल में आ गई और बिल्किस की आंखें खोल दी और बिल्किस ने रब के हुजूर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी और अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो गई। उसकी सारी औलादें सेहतयाब हो गई थी। पिछली कौमों पर भी इसी वजह से अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था कि वो अल्लाह ताला के बजाय गैरुल्लाह की परस्तिश करते थे। हम मुसलमान हैं और हमारी सारी उम्मीदें इसी जात से वाबस्ता होनी चाहिए जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक पाकिस्तानी लड़की का एक सऊदी शख्स से शादी का एक अजीब वाकया सुनाएंगे कि कैसे वो सऊदी अरब पहुंची और फिर उसके साथ वहां क्या हुआ। आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़की कहती है कि मैं जब भी सोकर उठती तो मेरे सारे जिस्म पर ऐसे निशानात होते जैसे किसी ने मुझ पर जुल्म किया हो, तशद्दुद किया हो। जब पहली बार मेरे साथ ये हुआ तो मैं हैरान रह गई कि रात को मैं बिल्कुल ठीक सो रही थी, फिर अचानक मेरे जिस्म पर ये इतने जख्म के निशान कैसे आ गए। दर्द से मेरे जिस्म में ठेंसे उठ रही थी और ये दर्द मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। यही बात अपने मैंने शोहर से कही जो कि एक डॉक्टर था, तो मेरा शोहर मुस्कुराकर कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। आबो हवा बदलने से जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, इसीलिए तुम्हें रोज रात को सोते वक्त खाने के लिए खजूर देता हूँ ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे और तुम यहाँ की आबो हवा की आदी हो जाओ। आबो हवा बदलने से हर किसी के साथ अलग अलग मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा हो। जब मैं भी पहली बार सऊदी अरब आया था तो मुझे भी ऐसा ही कुछ मसले
पेश आए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक होता गया। अपने शोहर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि ये कैसे मुमकिन है कि आबो हवा तब्दील होने से मेरे जिस्म पर जख्म के निशान आ जाएं। लेकिन चूंकि मेरा शोहर एक डॉक्टर था और वो मेरी बहुत परवाह करता था, इसीलिए मैं उसकी बात से मुतमईन हो गई थी कि शायद वो ठीक कह रहा है। मैं भी तो पहली दफा ही सऊदी अरब आई थी और यहाँ का मौसम पाकिस्तान से कदरे मुख्तलिफ था। गर्मी की शिद्दत थी, गर्मी भी ऐसी कि जो मैंने कभी तस्वुर भी ना की थी। मुझे पाकिस्तान से सऊदी अरब आए 2 ही दिन हुए थे। मेरे शोहर सऊदी अरब में डॉक्टर थे और मैं रुखसत होकर यहाँ आई थी। मुझे हमेशा से ही शादी होकर परदेश जाने का शौक था। मुझे पाकिस्तान में हजारों खामियां नजर आया करती थी। ना मैं वहाँ के माहौल में खुश थी और ना ही मुझे वहाँ के लोग पसंद थे। खास करके अपने खानदान वाले तो मुझे एक आंख नहीं भाते थे। ऐसा नहीं था कि लोग अखलाकी अच्छे ना थे, लेकिन मुझे गरीब लोगों से चिढ़ थी। मैं हमेशा अमीरी की सीढ़ी चढ़ना चाहती थी। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे लिए एक के बाद एक रिश्ते आना शुरू हो गए, क्योंकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। गोरी चिट्टी रंगत के साथ खूबसूरत जिसामत मेरी पहचान थी। हर कोई अपने बेटे के लिए मुझे बहू बनाना पसंद करता था, लेकिन मैं तो एक परदेसी बाबू की मुंतजिर थी जो मुझे अपने साथ 7 समंदर पार ले जाता और मेरे सारे सपने पूरे कर देता। यही सोचकर मैंने फेसबुक चलानी शुरू कर दी कि मुझे वहां कोई ऐसा मिल जाए जिसका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से होगा, और ऐसे में मेरी दोस्ती बहुत से लोगों से होती चली गई। लेकिन एक दिन मेरी दोस्ती की इंतहा न रही जब फेसबुक पर लगी मेरी तस्वीर को देखकर सऊदी अरब के एक डॉक्टर ने मुझे दोस्ती का पैगाम भेजा। वो एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर था और उसकी उम्र भी ज्यादा न थी। वो हाल ही में डॉक्टर बना था। मेरी और उसकी दोस्ती कुछ ही हफ्तों में ऐसी परवान चढ़ी कि हमने एक दूसरे से अपने दिल के हाल अहवाल बयान करने शुरू कर दिए। मैंने उसे अपनी हर एक बात बताई और उसने भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। हम लोग भी बहुत ज्यादा अमीर न थे, इसलिए मुझे दौलतमंद होने का शौक था और मेरे नजदीक उसका एक ही तरीका था कि मेरी शादी एक अमीर परदेसी से हो जाती। उस डॉक्टर का नाम फहद था। उसने बताया कि वो सऊदी अरब में अकेला ही रहता है, जबकि उसके घर वाले भारत में रहते हैं और वो भारत वापस नहीं जाना चाहता और सारी जिंदगी सऊदी अरब में ही काम करना चाहता है। उसे वहाँ की लड़कियां पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आजादी पसंद होती हैं। इसलिए वो किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसका घर संभाल ले और इज्जतदार हो। फहद की बात सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे यकीन हो चला था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। फहद मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगा था। फहद मुझसे जुड़ी हर छोटी चीज का ख्याल रखता था और मुझसे एक एक बात पूछता। मेरे हर एक रिश्तेदार का नाम तक उसे याद हो चुका था। मैंने कभी फहद से कोई बात नहीं छुपाई थी। थोड़े ही दिनों में फहद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और जब ये बात मैंने अपने बाप को बताई तो मेरे बाप ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो एक अजनबी परदेसी से मेरी शादी कैसे कर सकते हैं। अपने बाप की बात सुनकर तो मेरा दिमाग खराब होने लगा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए राह हमवार की थी और अब मेरे बाप को एतराज हो रहा था। मैंने साफ साफ लफ्जों में अपने बाप से कह दिया कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब शादी खानदान में नहीं होती, बल्कि लोग अपने लिए बेहतर से बेहतर की तलाश करते हैं और फहद में कोई बुराई नहीं। वो एक डॉक्टर है और खुद मुझसे शादी करना चाहता है। इकलौती और लाडली होने की वजह से मेरे माँ बाप हमेशा मेरी जिद के आगे हार जाया करते थे। लेकिन इस बार न जाने मेरे बाप को क्या हो गया था कि वो किसी भी तरह मेरी बात पर राजी न थे और आखिरकार तंग आकर मैंने एक दिन नींद की गोलियां खा ली। मुझे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से मेरी जान बचाई। मेरी हालत देखते हुए मेरे बाप ने फहद से बात करने का फैसला किया और फहद ने उन्हें मुतमईन कर दिया कि वो शादी के बाद हर तरह से उनका ख्याल रखेंगे। मेरे माँ बाप का तो सऊदी अरब में कोई था ही नहीं कि वो फहद के बारे में मालूमात हासिल करते। फहद
اور میری زبان کے بھروسے ہی میرے ماں باپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا نکاح پڑھوایا اور فہد کے کہنے پر ہی میں ویزا لے کر سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ فہد کے ساتھ شادی ہو جانے پر میں ہوا میں اڑ رہی تھی اور میرے قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے، لیکن میں اس بات سے پوری طرح انجان تھی کہ آنے والے وقت میں مجھے کیسی مصیبت کا سامنا کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پر جب فہد مجھے لینے کے لیے آیا تو میں بھاگ کر فہد کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے خواب ایسے پورے ہو جائیں گے۔ میری شادی نہ صرف ایک ڈاکٹر سے ہوگی بلکہ میں پردیس میں چلی جاؤں گی۔ لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان کو اپنے خوابوں کی کبھی کبھی بہت بڑی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے، اور شاید یہی میرے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ میں جسے اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھ رہی تھی وہ در حقیقت میری بربادی کا آغاز تھا۔ سعودی عرب آنے کے بعد فہد نے مجھے اتنی محبت دی اور میرا اتنا خیال رکھا کہ مجھے یقین ہو چلا کہ میں نے اپنے لیے بالکل درست فیصلہ لیا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے رابطہ کیا اور وہ لوگ بھی مجھے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں آئے ایک ہی دن گزرا تھا اور سارا دن فہد نے مستقبل کو لے کر مجھے اپنے سہانے سپنے دکھائے کہ میں پوری طرح فہد کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ رات کھانے کے بعد فہد نے مجھے 3 کھجور دی اور کہنے لگے کہ روز رات کو سونے سے پہلے میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے 3 کھجور کھلاؤں گا، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں تمہاری رنگت اور کھل جائے گی، تمہاری صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ فہد نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور کھلائی تو میں نے خوشی سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں شاید اتنی زیادہ تھک چکی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی اور صبح بہت دیر سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سارے جسم پر زخموں کے نشانات موجود تھے، لیکن فہد کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ فہد نے اس دن ہسپتال سے چھٹی کر لی تھی اور وہ سارا دن میرے ساتھ ہی تھے۔ میں 1 مہینے کے وزٹ ویزا پر سعودی عرب آئی تھی کیونکہ فہد نے ہمارے نکاح کے کاغذات کے ذریعے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی تھی بلکہ مجھے گھومنے کے لیے بلوایا ہوا تھا۔ فہد مجھے سعودی عرب گھمانے کے لیے نکل پڑے اور ہم دونوں سارا دن گھومتے پھرتے رہے، اور جب رات کو تھکے ہارے گھر لوٹے تو فہد نے مجھے ہوٹل سے خریدا ہوا کھانا کھلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھجور بھی کھلائی، اور فہد نے مجھ سے کہا کہ اپنے والدین کو فون کر لو تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ فہد کا ساتھ پا کر خود کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی میں، کیونکہ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹی بات کا خیال رکھتے تھے۔ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے بعد مجھے فوراً ہی نیند آنے لگی۔ شاید سارے دن کی تھکن میرے وجود پر سوار ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور ایک دفعہ پھر صبح دیر سے میری آنکھ کھلی تو میرے جسم پر مزید زخموں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تکلیف بھی ہو رہی تھی، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن فہد نے محبت سے مجھے کھڑا کیا اور کہنے لگے کچھ دنوں کی بات ہے پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فہد سے کہا تھا کہ آپ نے جو میڈیسن مجھے دی ہیں اس سے فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ فہد کہنے لگا کہ ہر چیز کا آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے، تم کچھ دن صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فہد سے کہا کہ آپ مجھے مستقل یہاں رکھنے کے لیے قانونی کارروائی کریں ورنہ 1 مہینہ تو دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا اور اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور مجھے پاکستان واپس نہیں جانا ہے۔ فہد مسکرا کر کہنے لگے کہ میری جان تم بے فکر رہو، میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری قید میں ہو اور میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے فہد کا لہجہ بہت عجیب سا محسوس ہوا، لیکن میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ آنے والے مزید کچھ دن میں اسی طرح گزارتی چلی گئی کہ رات کو سوتی اور صبح آنکھ کھلتی۔ فہد سارا دن گھر پہ ہی رہ کر میرا خیال رکھتے۔ میں جب بھی ان سے پوچھتی کہ ہسپتال کیوں نہیں جائے تو وہ کہتے کہ انہوں نے کچھ دن کی چھٹی لے لی ہے، ابھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ نہ میرے زخموں کے نشانات کم ہوئے تھے اور نہ ہی جسم کا درد، اور فہد ایسے مطمئن تھے جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے یہ بات اپنے والدین کو نہ بتائی تھی کیونکہ فہد نے کہا تھا کہ وہ لوگ بہت دور ہیں
तो और तुम्हारी बात सुनकर परेशान हो सकते हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया था, लेकिन एक दिन शाम के वक्त अचानक हमारी फ्लाइट के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। फहद उस वक्त बाथरूम में थे, इसीलिए मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया, वरना हमेशा दरवाजा फहद ही खोला करते थे। दरवाजा खोलते ही मैं परेशान हो गई, क्योंकि मेरे सामने सऊदी पुलिस खड़ी हुई थी। मेरी आंखों के सामने देखते देखते कुछ देर में ही उन्होंने फहद को हिरासत में ले लिया और मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं खौफ के मारे, डर के मारे रो रही थी, लेकिन एक पुलिस एहलकार जो उर्दू जानता था, उसने मुझसे तहफ्फुज का एहसास दिलाया और कहने लगा कि आप परेशान ना हो, हम आपके लिए ही यहाँ आए हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो सच्चाई मुझ पर खुली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जिसे अपना शोहर समझ रही थी, वो तो दरअसल एक दलाल था, जो खजूर में नशा आवर दवा मिलाकर मेरे साथ न सिर्फ अपने ताल्लुकात की वीडियो बना लेता, बल्कि बहुत ज्यादा जिस्मानी तशद्दुद भी करता। वहां जाकर मुझे पता चला कि फहद कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि छोटी सी कंपनी में ठेकेदार है। उसने एक फेसबुक फेक अकाउंट बनाया हुआ है, जिसे वो खूबसूरत भोली भाली गैर मुल्की लड़कियों को ट्रेप करते हैं और दूसरे मुल्कों से उन्हें विजिट वीजे पर बुलवाकर उनके जरिए कमाई करता है। फहद का असल काम लड़कियों की गंदी वीडियोस बनाकर उन्हें गंदी वेबसाइट पर बेचना है, और ये काम वो अकेले नहीं करता, बल्कि 100 लोगों का एक पूरा गैंग उसके साथ मुलव्विस था, और आज ये पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया था। फहद का असल मकसद मुझे 1 महीने तक अपनी वीडियोस के लिए इस्तेमाल करना था, और 1 महीने बाद वो मुझे वापस पाकिस्तान भेज देता, उसके बाद दोबारा मुझसे कभी राब्ता नहीं करता। मैं यही सोचकर वापस चली जाती कि फहद मुझे दोबारा वापस बुलवाएगा। फहद ऐसी लड़कियों को अपना निशाना बनाता था जिनके घर वाले गरीब लोग थे, और वो लड़कियों को लालच देकर खुद को सऊदी अरब में डॉक्टर बताकर उन लड़कियों को अपने चुंगुल में फंसा लिया करता था। 1 महीने तक वो एक चेहरे के साथ वीडियो फरोख्त करता, और उसके बाद उस नए चेहरे की तलाश हो जाती थी। उसने 1 हफ्ते में मेरे साथ जितनी भी वीडियोस बनाई थी, वो सब अभी बेची नहीं थी, बल्कि उसके पास ही मौजूद थी, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर बगैर देखे वो मेरे ही सामने जाया कर दिया था। वो 3 खजूर जो बहुत मोहब्बत से फहद मुझे अपने हाथों से खिलाता था, उनमें से गुठली निकाल कर नशा आवर दवा मिला दी जाती, और मैं उस दवा के नशे में होती तो वो मेरे साथ ज्यादती की वीडियो बना लेता, और मुझे सुबह तक कुछ याद भी ना होता। मेरी कहानी सबक है उन लड़कियों के लिए जो कि ख्वाबों को पाने के लिए हर हद पार कर जाती हैं, और फिर सिवाय पछतावे के उनके हाथ कुछ नहीं आता। फेसबुक दुनिया महज दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं है। फेसबुक अकाउंट बनाना और जाली तस्वीरें पोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। अपनी कम अक्ली से अपने आप को ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद न करें जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं।